हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पर। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कवर किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बेसिकली जो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इन डिटेल वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी एक डेरिवेशन डिराइव की थी ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए वही डेरिवेशन यानी कि रेट लॉ का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो उस पर चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करेंगे स्टूडेंट्स, सो उससे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। अब आप सबको याद होगा जब हमने ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की डेफिनेशन और डेरिवेशन डिराइव की थी, तो एक बार रिवाइज करते हैं उससे और फिर फर्स्ट ऑर्डर पे चलते हैं। तो देखिए, जब ज़ीरो ऑर्डर की बात की थी मैंने बोला था फॉर एग्जांपल ए जो है वो कोई प्रोडक्ट हमें दे रहा है। उस टाइम पर जब इनिशियली टी जब हमारा ज़ीरो था उस टाइम पर ए की कंसनट्रेशन हमने ए नॉट लेट की थी और एट टाइम टी हमने ए की कंसनट्रेशन क्या कही थी, ए नॉट माइनस एक्स कही थी। और हमने जब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स लिखा था तो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन था भी आर इज इक्वल्स टू के ए कंसनट्रेशन के ऊपर हम ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर था ज़ीरो। मैंने ये कहाँ से लिखा था, क्योंकि आपको मैंने फॉर्मूला बताया था जब भी हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है तो हम क्या करते हैं, के कांस्टेंट को कंसनट्रेशन की पावर ऑर्डर लिखते हैं। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन हम किसकी लेते हैं, हमेशा रिएक्टेंट की लेते हैं, ए की लेंगे और ऊपर ऑर्डर ज़ीरो क्यों लेंगे, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स था। अब स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ऑर्डर को देखेंगे। ज़ीरो ऑर्डर हमें ये स्टेट करता था भी जो रेट है हमारा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ के पे डिपेंड कर रहा है। मतलब रेट हमारा कांस्टेंट है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि किसी की पावर ज़ीरो हो जाए इस पूरी चीज़ का आंसर वन हो जाता है। मैंने आपको बोला था 2 की पावर 0 इसका मतलब भी 1 है, 100 की पावर 0 इसका मतलब भी 1 है, x की पावर 0 इसका मतलब भी 1 है। सिमिलरली a की पावर 0 का मतलब भी 1 है। तो कुछ भी आ जाए इसका मतलब 1 है, यानी कि रेट जो है वो k के इक्वल है और k हमारा कांस्टेंट होता है। मतलब रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये था ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ये किसके बारे में था, ये ज़ीरो ऑर्डर के बारे में था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे भी रेट जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, वो ज़ीरो ऑर्डर की तरह नहीं है। ठीक है, तो ज़ीरो ऑर्डर एक एक्सेप्शन केस है। एक चीज़ और बता दूँ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर जो भी हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे, ये डेरिवेशन वगैरह, ये आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फॉर कॉम्पिटिटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, पहले हम हेडिंग डालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। स्टूडेंट्स इसके अंदर हम सबसे पहले जो रिएक्शन लेट करके चल रहे हैं, जैसे प्रीवियस केस में भी हमने एक रिएक्शन लेट की थी, इसके अंदर मैं बोल रही हूँ ए जो है मेरा रिएक्टेंट है और ये क्या दे रहा है, मुझे प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बोलती हूँ बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन हम जब भी लिखेंगे तो आर क्या होता है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन। इसके नीचे आप लिख भी सकते हैं आर इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। और ये R किसके इक्वल होता है, ये R इक्वल होगा K यानी कि कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, और उसके ऊपर उसका ऑर्डर लिखते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऊपर 1 लिखा जाएगा। तो R इज इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन की पावर 1। पावर में जो भी हम चीज़ लिखते हैं वो ऑर्डर को डिफाइन करता है। ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमने ज़ीरो ऑर्डर मतलब ज़ीरो लिखा था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम 1 लिखेंगे। सिमिलरली जब हम सेकेंड ऑर्डर की डेरिवेशन डिराइव करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब ये हमें क्या स्टेट करता है भी रेट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है। रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन के। सो आप ये भी लिख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स states that rate is directly proportional to concentration of reaction।
ठीक है, मतलब रेट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। प्रीवियस केस में a की पावर 0 थी जिसकी वैल्यू 1 आती है, लेकिन यहाँ पर a की पावर 1 है। इसका मतलब क्या है, R इज इक्वल्स टू K इंटू ए की कंसंट्रेशन। मतलब जो रेट है हमारा वो बेसिकली पूरा का पूरा a पे डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हमें ये स्टेट करता है भी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, है ना। अब यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ भी हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, लेट अस प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन रेट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहीं पर देखिए, मैं अगर क्या करूँ, एक ग्राफ प्लॉट करूँ बिटवीन रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो मुझे एक बात बताइए, देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ये लॉ यही स्टेट करता है भी रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलेगा बिटवीन द रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये पता चल गया है भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता था, वो रेट के मतलब जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता था। जीरो ऑर्डर वाला केस देखिए, यहाँ वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा क्योंकि कंसंट्रेशन चीज़ ही खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। यही खास बात है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ डेफिनेशन जो डेरिवेशन है उसे डिराइव करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसे डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे भी ए जो है वो हमारा क्या दे रहा है, हमें प्रोडक्ट दे रहा है। ए हमें, ये ए रिएक्टेंट है, ये हमें क्या देगा, ये हमें प्रोडक्ट देगा, है ना डियर स्टूडेंट्स। अब देखो इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, आर इज इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। ऑर्डर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ऑर्डर हमारा यहाँ 1 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, मानते हो ना ये चीज़, ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा। सो अब एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, ए जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहा है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारा ये था, अभी हमने किया। अब हम रेट को एक और टर्म्स में, हमने जैसे आपको प्रीवियस जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर है मैंने आपको तब बताया था भी रेट को हम और क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 1/1 dA अपॉन dt। ये कौन सा होता था फॉर्मूला, रेट क्या होता था, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। और ये -1/1 क्यों लिखे, क्योंकि इसके आगे 1 लगा हुआ है ना, जब कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब आगे 1 है, तो -1/1 रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन लगाते थे, है ना, और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव लगाते थे, तो -dA अपॉन dt हमारा एक रेट का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमारे पास दो फॉर्मूला है, पहला ये फॉर्मूला है, दूसरा ये फॉर्मूला है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को स्टूडेंट्स अगर हम कंपेयर करते हैं, मैं आपको स्टूडेंट्स ये जो डेरिवेशंस हैं ये कॉपी पर क्यों करवा रही हूँ, शीट्स पर क्यों करवा रही हूँ, इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि ये डेरिवेशंस है। आप इसे पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन नोट कीजिएगा जैसे जैसे मैं करवा रही हूँ, क्योंकि ये आपसे पेपर में भी पूछी जा सकती है भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ डेरिवेशन डिराइव कीजिए जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो मैं चाहती हूँ इसको आपको प्रॉपर तरीके से वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन प्रॉपरली करवाया जाए, इस वजह से। अब जब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को डियर स्टूडेंट्स कंपेयर करते हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, -dA बाई dt इज इक्वल्स टू k a की पावर 1। a की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, a ही हुआ, तो इसे और मैं क्या लिख सकती हूँ, -dA बाई dt इज इक्वल्स टू k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ a। इतना तो क्लियर है ना। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, अगर मैं इस a को नीचे ले आती हूँ और इस डेल्टा t को यहाँ ले जाती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इस स्टेट को। 1 सेकेंड डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी, मैं एक बार दोबारा से बताती हूँ, वो हल्का सा ब्लर हो गया था। तो मैंने क्या बोला भी हमारे पास रेट की दो डेरिवेशंस आती हैं, एक ये आती है, एक ये आती है। इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो क्या आता है भी -डेल्टा A अपॉन डेल्टा T किसके इक्वल आता है, K इंटू कंसनट्रेशन A की पावर 1। यहाँ से मैं A को नीचे ले जाऊँगी, डेल्टा T को यहाँ ले जाऊँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, तो मैं यहाँ क्या देखने को मिलता है, -dA अपॉन A कंसनट्रेशन इज इक्वल्स टू K इंटू dt डेल्टा T। इतना क्लियर है, हमारे पास ये चीज़ आती है डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, इस नेगेटिव को भी यहाँ पर ले जाते हैं, एक ही बात है ना, ठीक है। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, तो वीडियो को पॉज करके पहले ये स्टेप नोट कीजिए। अब हम क्या करेंगे, हमारी लास्ट इक्वेशन आई है dA अपॉन A इज इक्वल्स टू -K dt। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, हमने क्या किया, अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया।
जब स्टूडेंट्स हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आएगा, dA/dt, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे लगता है, इज इक्वल्स टू -k डेल्टा t का इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिमिट लगाते हैं, जैसे प्रीवियस केस में भी हमने लिमिट लगाई थी, यहाँ पर भी लिमिट लगेगी। तो आप एक खुद सोच के देखिए, जब ये रिएक्शन यहाँ दोबारा लिख के दिखाती हूँ, रिएक्शन A गिव्स प्रोडक्ट, हमारी ये रिएक्शन है, राइट। मैंने आपको बोला इनिशियली एट टाइम t जब 0 था तो मान लो A की कंसंट्रेशन आप लेते हैं A0 और t टाइम पे हमारे पास A रह जाता है, ठीक है, ये रह जाता है। मतलब जब रिएक्टेंट हुई, जब शुरू हुई थी तो A0 कंसंट्रेशन थी, जब टाइम t हुआ तो A हो गई। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, टाइम 0 से लेकर t तक, है ना। और यहाँ जब 0 टाइम था तो क्या कंसंट्रेशन थी, A0। जब टाइम t हुआ तो क्या कंसंट्रेशन होएगी, A हो जाएगी। मानते हो, इतना लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन को हमेशा लॉग की टर्म्स में लिखते हैं। तो क्या आएगा, लॉग A बेस E, हमेशा ऐसे लिखते हैं। कोई अगर बायो बैकग्राउंड का है तो डियर स्टूडेंट्स आपको इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत मतलब ऐसी डेरिवेशंस हैं जिसमें लॉग का यूज़ होना ही होना है। और ये चीज़ बेसिक होती है भी, जब इंटीग्रेशन को खोलते हैं ना तो लॉग जो भी लिखा होता है, जैसे A का कर रहे हैं ना इंटीग्रेशन, तो लॉग A टू द बेस E बेस में ही करते हैं, एक्सपोनेंशियल के बेस में ही करते हैं। अब ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक, A से मतलब A0 से A तक, A0 से A तक, पहले टाइम t जब 0 था तो A0 थी, टाइम t जब t हुआ तो A हो गया, तो A0 से A तक इज इक्वल्स टू -k, अब फिर से ब्रैकेट t क्या लिमिट है, 0 से t तक, 0 से t तक। मैंने आपको प्रीवियस केस में बताया था, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, log A, अब ये वाला A लिखेंगे, log A टू द बेस E माइनस log A0 टू द बेस E इज इक्वल्स टू -k t-0, क्योंकि यहाँ t-0 है, ऐसे हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट करोगे, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने उसी इक्वेशन को इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब टाइम t 0 था तो हमारी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो A0 थी, टाइम जब t हुआ तो कंसंट्रेशन A हो गई। तो लिमिट हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, है ना डियर स्टूडेंट्स। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इसको डियर स्टूडेंट्स नोट डाउन करेंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास लास्ट इक्वेशन जो आई है वो आई है log A टू द बेस E माइनस log A0 टू द बेस E इज इक्वल्स टू -k t-0। अब इसे हम और मतलब एक्सपैंड करके कैसे लिख सकते हैं, log A टू द बेस E माइनस log A0 टू द बेस E इज इक्वल्स टू -k t। मानते हो। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ ले जाएंगे, log A टू द बेस E इज इक्वल्स टू log A0 टू द बेस E प्लस KT, सॉरी -KT, माइनस का साइन लगा हुआ है ना, -KT। क्लियर है, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस का माइनस एज इट इज़ रहेगा। तो ये जो हमारी इक्वेशन होती है, दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या होती है, दोबारा लिखते हैं, log A टू द बेस E इज इक्वल्स टू log A0 to the base E minus KT. This is the equation. This is the integrated rate law equation. Integrated rate law equation. क्या किया मैंने डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। अब आप कहोगे मैम नहीं समझ आ रहा, मैम बहुत डिफिकल्ट है। स्टूडेंट्स ये डेरिवेशन है, कई चीज़ें होती हैं केमिस्ट्री में जो हमें याद करनी पड़ेंगी, या आपको याद करनी है क्योंकि बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है, तो ये याद तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन वहाँ पे मतलब कॉम्पिटेटिव में सिर्फ फॉर्मूलाज काम आते हैं, लेकिन आप फॉर्मूलाज भूल जाओगे अगर आपको डेरिवेशन नहीं आती। तो डेरिवेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इसके आगे वाला स्टेप्स पहले बताती हूँ, फिर से एक बार रिपीट करूँगी। इतना क्लियर हो गया मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। ये आ गई थी इक्वेशन, इसको इधर लेके प्लस में हो गया, है ना, ये प्लस में हो गया, ये माइनस, ऐसे कैसे बस अरेंज कर दिया इसे हमने। तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है। अब इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे जैसे जब भी लॉग बेस ई होता है ना, हम इसे लॉग बेस टू द पावर 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, हमेशा से ऐसे होता है। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये कैसे करते हैं, देखो जैसे लॉग एक्स की बेस ई होती है तो इसको हम पता है कैसे लिखते हैं, 2.303 log x टू द बेस 10। हमने इसमें इसको कन्वर्ट करना है। तो अब देखो ये मैंने बता दिया x के केस में कैसे होता है, तो इसमें भी कैसे लिखेंगे, 2.303, पहले इसको करेंगे 2.303
log 10 a इज इक्वल्स टू 2.303 log 10 a नॉट माइनस के टी। इसी इक्वेशन को हमने log बेस टू द 10 में लिख दिया। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब देखो जो हमारी लास्ट इक्वेशन आई है उसको मैं दोबारा से यहाँ पर लिखती हूँ। लास्ट इक्वेशन आई है 2.303 log a टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2.303 log a नॉट टू द बेस 10 माइनस के टी। अब हम क्या करेंगे, सारे को डिवाइड करेंगे 2.303 से। नाउ डिवाइड द होल इक्वेशंस with 2.303। सबसे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा log a टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू log a नॉट टू द बेस 10 माइनस के टी बाई 2.303। सो ये क्या हो जाएगी, अनदर इक्वेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ। आपने अब आपके पेपर में अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर दे दी जाए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तो यहाँ तक निकाल के आना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ और फिर हम एक ग्राफ देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ बेसिकली हमने किया क्या है। देखो पहली चीज़ मैंने आपको बोला अभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होती है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, तो यहाँ से देखते हैं। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। एक रिएक्शन हमने ली भी, ए जो है वो प्रोडक्ट दे रहा है। अब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, आर इज इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट होता है इनटू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। कंसंट्रेशन किसकी लेते हैं, रिएक्टेंट की, तो ए की पावर ऑर्डर। ऑर्डर कितना लेंगे, 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब इसकी डेफिनेशन भी यही हो जाती है, अभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ये स्टेट करता है भी रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। इसीलिए हमारा ग्राफ ये बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से साफ दिख रहा है भी ये इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। रेट जो है वो ए के यानी कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब डेरिवेशन निकालनी है तो मैंने एक रिएक्शन लिखी भी, ए गिव्स प्रोडक्ट, इसके आगे कुछ नहीं लगा मतलब 1 लगा हुआ है, तो इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा तो क्या होगा, आर इज इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट इंटू कंसंट्रेशन का ऑर्डर 1 है ना, पावर 1। अब मैंने आपको जब स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड वीडियो लेक्चर जब इस चैप्टर का पढ़ाया था तो ऐसे लिखवाया था ना, रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, तो हम इसे वैसे लिखेंगे। अब हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमें ये देखने को मिलता है भी माइनस डी ए अपॉन डी टी किसके इक्वल आता है, के इंटू ए की कंसंट्रेशन, ए की पावर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी टी इधर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू माइनस के डेल्टा टी हो जाएगा, है ना, मानते हो। अब हम इसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, अब हम कहाँ से कहाँ तक, हमें लिमिट डालने की ज़रूरत है। लिमिट डालने के लिए हम क्या करते हैं, वही रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं। अब मैं कहती हूँ जब टाइम t 0 था तो a की कंसंट्रेशन थी a नॉट, और जब टाइम t हुआ तो a की कंसंट्रेशन क्या हुई, a हुई। तो लिमिट क्या हो जाएगी, जब टाइम t 0 था तो a की कंसंट्रेशन थी a नॉट, इधर देखो है ना, जब टाइम t हुआ तो a की कंसंट्रेशन क्या होगी, a हो जाएगी। तो जब भी इंटीग्रेशन लिखते हैं तो उसको हमेशा log टू द बेस e लिखते हैं। तो log टू द बेस e a, क्योंकि a की कंसंट्रेशन है, ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक, a नॉट से a तक, है ना। देखो मतलब इनिशियल से फाइनल तक, इनिशियल से फाइनल तक इज इक्वल्स टू माइनस के टी 0 से टी तक, टी टाइम तक। अब इसको हम जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, log a टू द बेस e माइनस log a नॉट टू द बेस e, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस के टी माइनस 0। क्लियर है इतना डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया भी, मैंने क्या किया, इसे रीअरेंज कर लिया, इसको मैं इस तरफ ले गई तो मेरे पास क्या एक डेरिवेशन आई, log a टू द बेस e इज इक्वल्स टू log a नॉट टू द बेस e प्लस ब्रैकेट में मैंने लिख दिया माइनस के टी। तो जब मैं इसे अरेंज करूंगी मेरी फाइनल इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, log a टू द बेस e इज इक्वल्स टू log a नॉट टू द बेस e माइनस के टी। अब स्टूडेंट्स कभी भी जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करना है तो हमें टू log बेस टू द 10 करना ज़रूरी है। इसे करने के लिए मैंने आपको बता दिया log x टू द बेस e को हम log बेस टू द बेस 10 कैसे कर सकते हैं। तो log x टू द बेस e को हम क्या लिखेंगे, 2.303 log x टू द बेस 10।
अब सारे को हम वैसे लिखेंगे, तो पहले इसको लिखते हैं 2.303 log a to the base 10 इज इक्वल्स टू 2.303 log a नॉट टू द बेस 10 माइनस kt, है ना। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, इसको जब मैंने ना सारे को किससे डिवाइड कर दिया, 2.303 से डिवाइड कर दिया, तो मेरी लास्ट में ये आया। और ये फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ करते हैं, ये होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब एक लास्ट चीज़ जो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें देखनी ज़रूरी है, एक ग्राफ, किसके बीच में ग्राफ हम देख रहे हैं, ये ग्राफ है log a to the base 10 और किसके बीच में, टाइम के बीच में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये हमारा ग्राफ है, क्योंकि x एक्सिस पर हमने क्या डाला है, टाइम डाला है, तो k क्या मतलब जो ये m क्या हो जाएगा इस एक्सप्रेशन से, माइनस k अपॉन 2.303। m क्या होता है, हमारा स्लोप होता है ना। और आप एक खुद सोच के बताइए, जैसे जैसे हम रिएक्शन प्रोसीड करते हैं तो रिएक्टेंट कम होता है ना, जब टाइम t 0 था तो रिएक्टेंट a मतलब वो हमारा क्या था, रिएक्टेंट हमारा जब टाइम t 0 था तो हमारा रिएक्टेंट था a, है ना, a नॉट था। जब टाइम t हुआ तो हमारा रिएक्टेंट a हो गया, मतलब वो कम होता जा रहा है ना, इतना रिमेनिंग रह गया क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है, तो डिक्रीज होगा तो स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से डिक्रीज होगा, है ना। तो ये जो स्लोप होगी, स्लोप को बोलते हैं m, और m की वैल्यू क्या है, माइनस k बाई 2.303, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, थीटा होता है। और ये जो वैल्यू होती है, ये ग्राफ आपको याद ही करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, ये c होती है, ये log a नॉट टू द बेस 10। तो ये ग्राफ क्या हमें देखने को मिलेगा, ये ग्राफ हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन और टाइम t के बीच में देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर थोड़ा डेरिवेशन से भरा हुआ था, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आपके बोर्ड्स में भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव में भी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है बेसिकली वो मैं आपको ग्रीन बोर्ड पर भी करवाऊंगी। द रीज़न इज़ क्योंकि ये डेरिवेशन वाला पोर्शन था, तो मैं चाहती थी आपको क्लियर और क्लीन आपको एक शीट्स पर अच्छे से लिखा जाए, ताकि आप इसको डेरिवेशन को अपनी नोटबुक में एज इट इज़ नोट करके समझें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने डेरिवेशन देख ली, पार्ट 2 में जैसे मैंने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आपको हाफ लाइफ पीरियड और फुल लाइफ टाइम करवाया था, वैसे इसके अंदर हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे, फुल लाइफ टाइम निकालेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स और ग्राफ को कवर करेंगे। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।